आजादी हमें मिली, ये जो मान सम्मान मिला, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चेहरे पर आपके चमक है, इसकी चमक कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इसकी उम्र 75 साल है। 75 साल पहले नजर डालिए, बताइए कितने लोगों के घर पक्के थे, बताइए कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोगों के घरों में कारें थी। सर्वप्रथम महाभेषज गुरु तथागत बुद्ध, हक वंचित असहाय कमेरा बहुजन समाज, शोषित समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हुआ हम सबके मसीहा बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज अम्बेडकर नगर की पावन धरती पर हम बौद्ध भिक्षु आपस में संघ के साथ आपके जनपद में संविधान जागरूकता महाअभियान यात्रा लेकर के पहुंचे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये यात्रा आज के 6 महीना पहले बाबा साहब के घर अलीपुर रोड दिल्ली में, जहां बाबा साहब ने अंतिम सांसें ली थी, उसी आवाज से बाबा साहब के पौत्र भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर जी ने पंचशील का झंडा दिखाकर इस यात्रा को रवाना किया था। 6 महीने में हम लोगों ने 4 राज्यों का दौरा किया, उत्तर प्रदेश के 38 जनपदों का दौरा किया और इन 6 महीनों में हम लोगों ने लगभग 500 से ज्यादा संविधान चौपालें लगाकर लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया। और बड़ी खुशी है ये बात बताने में कि हम लोगों ने 4.5-5 महीनों में लगभग 26,000 संविधान लोगों के पास पहुंचाने का काम कर दिया है। लक्ष्य हम लोगों ने रखा था कि लगभग 1 करोड़ संविधान हम घर घर तक पहुंचाएंगे। ये लक्ष्य हमारा बड़े उत्साह का लक्ष्य था, लेकिन अब तक हम 26,000 ही संविधान लोगों के बीच तक पहुंचा पाए। ये यात्रा आगे भी चलती रहेगी। चुनाव आते जाते रहते हैं। ये सामाजिक आंदोलन की लड़ाई, ये हक और मान सम्मान की लड़ाई निरंतर चलनी चाहिए। इस उद्देश्य के साथ ये यात्रा चुनाव के बाद भी चलती रहेगी। आज मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने हमारे मान सम्मान में, अधिवक्ता जनों ने, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, यहाँ के सभी जिंदा संगठनों ने इस पहल का स्वागत किया। मेरा मन, सभी बौद्ध भिक्षु बहुत ही प्रसन्न है, अभिभूत है कि आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पर आकर के अपने जिंदा होने का सबूत दिया है, अपने जिंदा होने का सबूत पेश किया। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। पिछले कई वर्षों से मैं बौद्ध सम्मेलन कर रहा था। आपके बगल में गोरखपुर है, पिछली गर्मियों में यही वक्त रहा होगा। हमने वहां बड़ा बौद्ध सम्मेलन बुलाया था, जिसमें लगभग पूर्वांचल के सभी जिले शामिल थे। एकाएक हाई कोर्ट में एक केस हम लोगों ने किया, आंध्रा हाई कोर्ट में, और केस हमारा था, उसकी भाषा थी कि पूरी दुनिया में हम जाते हैं, पूरी दुनिया में बुद्धिज्म एक अलग धर्म है। लगभग हमने भारत के बाहर 27 से ज्यादा देशों की यात्रा की है। मैं जहां भी विदेश यात्राओं पर जाता हूं, मुझे पूछा जाता है कि भारत में बौद्धों की संख्या कितनी है, तो मैं उन्हें गर्व से कहता हूं कि भारत की आधी आबादी 100% बौद्ध है। लेकिन जब वो गूगल करते हैं, जब वो गूगल में देखते हैं, तो गूगल भारत के चोरों ने मेंटेन किया है और गूगल में हमारी संख्या 1% भी नहीं है। अर्थात इस देश भारत में भगवान बुद्ध के दर्शन को, बुद्धिज्म को एक अलग धर्म की मान्यता भी भारत में नहीं है। आंध्रा में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया
हम सब लोगों ने मिलकर के कोर्ट केस किया और केस में मांग की कि जिस तरह से भारत में मुसलमानों के पास उनका पर्सनल लॉ है, उनका अपना मैरिज एक्ट है, जिस तरह से ईसाइयों के पास उनके अपने शमशान घाट हैं, उनके अपने दफनाने के स्थान हैं, उनका अपना मैरिज एक्ट है, उनका अपना पर्सनल लॉ है, उसी तरह से भारत के नव बौद्धों को भी ये अलग अधिकार मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज ने हमसे कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सिखों को, बौद्धों को और जैनों को हम अलग कर दे, अलग धर्म बना दे। संविधान के हिसाब से आप हिंदू धर्म का हिस्सा है। मैंने कहा कि मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूं, क्योंकि आए दिन वो मेरे साथ भेदभाव करते हैं। कभी मूछें रखने पर हमें मार देते हैं, कभी घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते, कभी वो अत्याचार करते हैं, हकमारी करते हैं। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम लगाकर आप लोग अत्याचार हमारे साथ करते हो। मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। मैं चाहता हूं पूरी दुनिया की तरह मेरा भी बौद्ध धर्म अलग धर्म बनाया जाए। विचार करिए, सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी इनकार कर दिया और हमें हिदायत दी कि आप संसद भवन जाइए, जहां सांसद जीत करके कानून बनाते हैं। जब संसद में कानून बन जाएगा तो उस पर कोर्ट अमल में लाएगा, लेकिन जब तक कानून नहीं है हम उस पर कोई फैसला नहीं दे सकते। विचार करिए, हम सब लोगों ने दिल्ली में बैठक बुलाई और बैठक में यह निर्णय लिया कि जब संविधान भारत में है, लागू भारत में है, सारे संवैधानिक हक अधिकार हमें मिल रहे हैं। संविधान के भारत में बाबा साहब के संविधान के रहते हुए जब हम बुद्धिज्म को अलग धर्म नहीं बना पाते हैं, अगर संविधान ये खत्म हो गया तब तो हमें ये अधिकार भी अलग होने का नहीं मिलेगा। मैं ये चिंतन में हो गया, मैं अकेला नहीं, बहुत सारे संगठनों की टीमें, बहुत सारे आदरणीय डॉक्टर आरके साहब जुड़े, बहुत सारे संगठन के लोग आपस में बैठक किए, चिंतन किए और ये निर्णय लिया गया कि हम संविधान कैसे बचाएं, या संविधान के प्रति जो लाभार्थी लोग हैं, लाभार्थी तो हर भारत का आदमी है, चाहे संविधान को मानने वाला हो चाहे न मानने वाला हो, लेकिन वो संविधान का लाभार्थी है। ये तय हुआ कि भंते जी हमें गांव जाना पड़ेगा और लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। उसी बैठक में यह तय हुआ कि दुनिया के हम सब लोग ये चिल्लाते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान ये लोग बदल रहे हैं, संविधान के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। आखिर ये तय हो पहले इस देश भारत में संविधान के असली दुश्मन कौन है, संविधान के दुश्मन कौन है, पहले उनकी सूची बनाई जाए। तो उसी बैठक में हम लोगों ने सूची बनाई। इस देश भारत में लोकतंत्र और संविधान के 5-6 दुश्मन हैं। कौन कौन से दुश्मन हैं? और ये तय हुआ कि आप जाइए पूरे भारत में, गांव गांव, गली गली, नगर नगर, शहर शहर, जनपदों में, और जाकर के लोगों को बताइए ये जो देश में लोकतंत्र है, देश में संविधान है, इसके 5-6 दुश्मन हैं। लोग जब तक दुश्मनों को नहीं जानेंगे तो संविधान को बचाएंगे किससे? तो ये तय हुआ कि पहले दुश्मनों की सूची बनाई जाए। आज मैं चाहता हूं कि ये निर्णय हम लोगों ने आज के 6 महीने पहले लिया। ये आपके सामने जो वैनिटी वैन है, ये संविधान रथ हमने टाटा का नया चेसिस खरीदा और नई गाड़ी बनाई। इसमें सारी सुविधाएं हैं, लेटरिन, बाथरूम, किचन, बेड, सोफा, सब इसमें अंदर पड़ा हुआ। ये बस नहीं है, ये वैनिटी वैन है। इसमें 10-12 लोग रह सकते हैं, चाहे जहां जा सकते हैं। पूरा चलता फिरता घर है ये, हम लोगों ने बनाया और गांव और निकल पड़े हम लोग। और आज देखिए 500 कार्यक्रम आपकी तरह करने के बाद मैं आपके यहाँ आया हूं। जितना संविधान हमें मान सम्मान देता है, उतना ही संविधान आपको मान सम्मान देता है। अब आपसे पूछा जाए कि आपने कितने कार्यक्रम किए, कितने लोगों को जगाया, कितना संविधान के बारे में लोगों को बताया, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, ये मेरा काम नहीं है, फिर भी
क्योंकि संविधान मुझे मान सम्मान देता है, इसलिए संविधान की रक्षा, सुरक्षा और उसकी जानकारी लोगों को देना, ये हमने अपनी जिम्मेदारी समझी और अपने जिंदा होने का फर्ज निभाया और मैं आपके जनपद में आया। हमारी बैठक में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा कि 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे हो रहे हैं। आरएसएस को जब 100 साल पूरे हो जाएंगे तो आरएसएस भारत के संविधान को बदलेगा और नया मनुस्मृति आधारित संविधान लागू करेगा। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने बताया। मैं तो दंग रह गया कि जिस संविधान से हमारी एसपीसीएस, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, जो आजादी हमें मिली, ये जो मान सम्मान मिला, सब बर्बाद हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चेहरे पर आपके चमक है, इसकी चमक कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। इसकी उम्र 75 साल है। 75 साल पहले नजर डालिए, बताइए कितने लोगों के घर पक्के थे, बताइए कितने लोग पढ़े लिखे थे, कितने लोगों के घरों में कारें थी, 1-1 करोड़ के घर थे। कोई मिलेगा? कोई एक आध व्यक्ति हो सकता है कि 75 साल पहले उसके घर में कार हो, 75 साल पहले उसका घर पक्का बना हो, आलीशान मार्बल लगा हो। जो कुछ विकास है एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सवर्ण जातियों के गरीब लोगों का, जो कुछ देश में विकास है, वो सब संविधान के चलते हुआ है। ये बात हम लोगों ने तय की और ये बैठ करके हम लोगों ने मंत्रणा की और संविधान के जो शत्रु है, जो दुश्मन है, उनकी सूची बनाई और निकल पड़े हम लोग गांव-गांव और आज आपके हम जनपद में आ गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अम्बेडकर नगर के राजा महाराजाओं, मैं आपको कभी भी छोटा, नीच और अछूत नहीं बोलता हूं, मैं शूद्र बोलता हूं। ये लोग वो बोलते हैं जो हमसे नफरत करते हैं। हमने इतिहास पढ़ा है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में जितनी भी जातियां हैं, इस देश भारत के सभी शासक कभी न कभी रहे हैं। आप लोग कोई छोटे लोग नहीं हो, आप इस देश भारत के असली पुराने राजा महाराजा हो। चतुर लोगों ने, चालाक लोगों ने, शातिर लोगों ने आपके हाथ से सत्ता, आपके हाथ से धन और आपके हाथ से पावर छीन लिया है, इसलिए आप गरीब और छोटे बन गए थे। आज मैं आपको बताने आया हूं, इस देश भारत में संविधान और लोकतंत्र के दुश्मन 5 हैं। मेरी बात, आवाज समझ में आ रही है आपको? सब लोगों की समझ में आ रही? हम भोजपुरी भाषा नहीं जानते, लेकिन फिर भी आप हमारी हिंदी समझ पा रहे होंगे। संविधान का जो पहला दुश्मन है, लोकतंत्र का जो पहला दुश्मन है, उसका नाम है देश भारत की संविधान के द्वारा चुनी गई सरकार। संविधान का पहला दुश्मन कौन है? संविधान के द्वारा, आप लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार संविधान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर चुनी हुई सरकार का मन, चिंतन और नियति अच्छी है तो वो संविधान का पालन करेगी। चुनी हुई सरकार का मन, चित्त और नियति अच्छी है तो संविधान को हूबहू लागू करेगी। अगर चुनी हुई सरकार का मन, चित्त और नियति खराब है तो वो संविधान को कुचलने का काम। जो लोग आप लोगों के वोटों के द्वारा एमपी, एमएलए बनते हैं और आप लोगों के वोटों के द्वारा जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्हें पावर मिल जाता है और वो पावर का दुरुपयोग करके वो संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब तक जितने भी प्रधानमंत्री इस देश भारत में बने, किसी भी प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से संविधान का पालन नहीं किया। किसी भी प्रधानमंत्री ने संविधान को ईमानदारी से लागू नहीं किया। जितने भी लोग आए, संविधान के माध्यम से मजे काटे, राजा बने, प्रधानमंत्री बने, मौज काटी और 4-5 संविधान के पन्ने फाड़ करके चले गए, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने संविधान को ईमानदारी से पालन नहीं किया। सारे लोग संशोधन करके चले गए, अपने बच्चों को अरबपति बनाने के चक्कर में, अपने आप को बार बार जिताने के चक्कर में, उनके सांसदों की जो भी इच्छा रहती है उसको पूरा करने के चक्कर में सबने संविधान के साथ छेड़छाड़ की, लेकिन ईमानदारी से संविधान का पालन किसी ने नहीं किया। संविधान का पहला दुश्मन समझ में आ गया? क्या है बताइए? चुनी हुई सरकार। इसलिए आपको सरकार ऐसी चुननी है जो संविधान की दोस्त बने, संविधान को पालन करे। दुश्मन चुनी हुई सरकार आपको नहीं बनानी।
बात समझ में आ गई? पहला दुश्मन। दूसरा दुश्मन है संविधान का, जिसका नाम है पूंजीवाद। पूंजीवाद जानते हैं आप लोग? भारत में पहले से पूंजीवाद है। यहां के लोग पूंजीवादी को तरक्की करते हैं, देते हैं, लेकिन सरकारों ने पूंजीवाद को और बनाया। कई लोग अरबों खरबों रुपया लेकर के भारत से भाग गए। कई लोग भारत में ही रह रहे हैं। सरकार ने जिनको अरबपति खरबपति बनाया। याद रखना, पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी समानता को पसंद नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा अम्बेडकर नगर के राजा महाराजाओं, पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी नहीं चाहता कि जिस मकान में वो रहता है ऐसा मकान हमारा गरीब आदमी भी बना ले। पूंजीवादी कभी नहीं चाहता कि जिस कार में मैं चलता हूं ऐसी कार मेरा मजदूर भी खरीद ले। पूंजीवादी कभी नहीं चाहता कि जिस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं उसमें गरीबों के भी बच्चे पढ़े। बात समझ में आई? इसलिए पूंजीवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है। पूंजीवाद लोकतंत्र और संविधान का दुश्मन है। लेकिन लोगों ने सरकार में आकर के पूंजीवाद को बढ़ावा दिया कि नहीं दिया? बताइए। प्राइवेटेशन हुआ, उसमें हमें नौकरियां मिली, हम लोग आगे बढ़े, लेकिन इन लोगों ने आकर के उन सिस्टमों को तोड़ा, निजीकरण किया, अर्थात अरबपति खरबपति बनाकर संविधान के दुश्मन बनाए कि नहीं बनाए? तो संविधान का दूसरा दुश्मन कौन हुआ? पूंजीवादी आदमी। पूंजीवादी अगर तुम्हारा भाई भी है और अगर आईएएस हो गया है तो उसका अलग अच्छे मोहल्ले में घर होगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। तुम सगे भाई हो लेकिन तुम्हें अपने घर में नहीं रहने देगा वो। ऐसा है कि नहीं है? तुम वोट जिन्हें देकर के एमपी एमएलए बनाते हो, जो तुम्हारे वोट से पैसे वाले बन जाते हैं, वो तुमसे रोटी बेटी के संबंध भी नहीं करते हैं, अपने बराबर के लोगों को ढूंढते हैं और उनके मन में समानता भी नहीं रहती। उनका खाने का स्तर अलग हो जाता, पहनने का स्तर अलग हो जाता, और वोट किसका होता है? इसलिए पूंजीवादी व्यक्ति कभी भी समानता का प्रिय नहीं होता। और संविधान का आधार ही समानता। संविधान का आधार क्या है? समानता, सबको बराबरी। अभी वक्ता ने बताया कि ये सबके लिए है, इसलिए संविधान है। विधान तो पहले भी बहुत बनते रहे, मनुस्मृति भी विधान है भाई, लेकिन ये संविधान है, इसलिए इसका नाम संविधान। दुश्मन कितने हो गए? 2। दुश्मन नंबर 3 है देश भारत की न्याय व्यवस्था। अगर न्याय व्यवस्था सरकार से सवाल करती है, सरकार से प्रश्न करती है और ईमानदार है, तब तो वो संविधान के साथ खड़ी है। अगर न्याय व्यवस्था भी सरकार के साथ खड़ी हो जाए और सरकार के लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज बनने लगे, तो आप जान लीजिए न्याय व्यवस्था भी संविधान की दुश्मन बन गई। न्याय व्यवस्था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लोग क्या करते हैं कि महीने में एक निर्णय वो दे देते हैं ऐसा कि जिससे वो आपकी वाहवाही लूट लेते हैं। एक निर्णय दे दिया उन्होंने, आपकी वाहवाही लूट ली और वो अमीरों को अमीर बना रहे हैं और अमीरों के साथ मिले हैं। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ है, ये गलतफहमी में आप लोग हैं। जब कैडर के लोग, बीजेपी के लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने लगेंगे तो बचाओ संविधान की वो रक्षा करेंगे, ये संविधान को बर्बाद करेंगे। इसलिए वर्तमान की देश भारत की जो न्याय व्यवस्था है ये भी संविधान के खिलाफ खड़ी हो गई है। वो संविधान को बदलना चाहते हैं। नंबर 3 हो गए, दुश्मन 3 हो गए। नंबर 4, देश भारत का भ्रष्ट अधिकारी जो संविधान की बदौलत पावर पाता है और अपने बच्चों को अरबपति बनाने के चक्कर में, नेताओं के दबाव में संविधान के विरुद्ध कार्य करता है, दूसरों का हक खाता है, अर्थात वो भ्रष्ट अधिकारी भी संविधान का दुश्मन बन जाता है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी देश में है कि नहीं? बताइए आप। वो सब संविधान के खिलाफ हैं। इसके बाद दुश्मन नंबर 5, देश भारत का मीडिया। ये अखबार वाले, ये टीवी वाले, ये सोशल मीडिया वाले अगर सरकार से सवाल करते हैं तो संविधान के साथ खड़े हैं और सरकार के अगर तलवे चाट रहे हैं तो इस संविधान के विरोध में खड़े हो गए। याद रखना, मीडिया को और न्याय व्यवस्था को संविधान में बहुत पावर मिला है। मुख्यमंत्री चाहे जितना पावरफुल हो, अगर हाई कोर्ट चाहे तो मुख्यमंत्री के काम में रोक लगा सकता है। प्रधानमंत्री चाहे जितना पावरफुल हो, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो प्रधानमंत्री के काम में रोक लगा सकता है। लेकिन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सरकार के इशारे पे चलने लगते हैं,
तो संविधान खतरे में आ जाता कि नहीं आ जाता। तो दुश्मन कितने हो गए? 5। ये मीडिया वाले आप तो देखिए कभी सच्चाई नहीं दिखाते। टीवी खोलिए तो ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री दोबारा शपथ ले रहे हैं। हो गया उनका बड़ा चुनाव हो चुका है, अब शपथ लेने वाले, ऐसा टीवी में माहौल चल रहा है। और विपक्ष को दे रहे हैं 15-16 जीत जाएंगे, ज्यादा नहीं जीत पाएंगे। ऐसा माहौल अगर आपने टीवी खोल के देखी तो हो सकता है आप भी बीजेपी को वोट दे दो यार, क्या फायदा, लड़ने से फायदा, जीत तो रही है, क्या इनसे विरोध करो, है ना। और दुश्मन नंबर 6 जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जितने 5 हमने जो दुश्मन बताए उनमें आप किसी में भी शामिल हो क्या? नहीं हो ना। 5 दुश्मन जो संविधान के हमने बताए उसमें आप लोग शामिल नहीं हो, लेकिन जो 6ठा दुश्मन मैं संविधान का बताने जा रहा हूं इसमें आप सभी लोग शामिल हो। और संविधान का 6ठा दुश्मन है जिसका नाम है देश भारत की सोई हुई जनता। क्या है? देश भारत की सोई हुई। विचार करिए कि जिस संविधान की बदौलत तुम्हारे चेहरे पर चमक हो, जिस संविधान की बदौलत तुमने कॉटन पहना हो, 5-10 हजार के तुम जूता पहन के टहल रहे हो, 1 करोड़ के घर में रह रहे हो, 20 लाख की कार में चल रहे हो, और अकाउंट भी ठीक ठाक होगा, मंथली वेतन पा रहे हो, मन चाहा व्यापार कर रहे हो, बीडीसी प्रधान, प्रमुख, एमपी, एमएलए, राष्ट्रपति सब कुछ बनने का आपको मौका मिल रहा हो, उस संविधान की जितनी दुर्दशा ये देश भारत की सोई हुई जनता कर रही है उतनी दुर्दशा कोई दूसरा करने वाला। अगर आप लोग जागरूक होते, अगर आप लोग संविधान के खिलाफ कार्य करने पर 1 लाख इकट्ठे हो जाते अंबेडकर नगर में तो ये बात दिल्ली तक चली जाती और तानाशाह डर जाता। याद रखना, जब सरकारें तानाशाह हो जाए तो सबसे पहले मीडिया पर कब्जा करती हैं, फिर कोर्ट पर कब्जा करती हैं और फिर गरीबों पर कब्जा करती हैं। और आजकल उनका पूरा प्लान चल रहा कि नहीं चल रहा? अगर संविधान तानाशाह अपने अंडर में ले लेता है तो देश में लोकतंत्र में एक ही मार्ग बचता है, उसे हम जन क्रांति कहते हैं। जन क्रांति समझते हैं आप? क्या ऐसा हो सकता है जैसा श्रीलंका में हुआ? श्रीलंका में क्या हुआ? वहां के तानाशाह ने देश बर्बाद कर दिया। 25 लाख लोग प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के घर में घुस गए। वीडियो देखा कि नहीं देखा? राष्ट्रपति को हेलीकॉप्टर लेकर के मॉरिशस भागना पड़ा। ये श्रीलंका की कहानी है। क्या तुम्हें हिम्मत है कि 10 करोड़ लोग दिल्ली चलो और चारों तरफ से पूरी दिल्ली को घेर लो? या तो तानाशाह देश छोड़ करके भाग जाएगा या तो संविधान बदलने का मंसूबा बदल देगा। ये हिम्मत है? नहीं है। इसलिए नहीं है ये हिम्मत, इसलिए नहीं है। एक हमारे पड़ोसी मिश्रा जी हैं, मैं लखनऊ गोमती नगर में रहता हूं, मिश्रा जी मेरे पड़ोसी हैं। उन्होंने कहा कि भंते जी मैं आपके भाषण बहुत सुनता हूं और मैं ब्राह्मण होकर के आपका फैन बन गया। मैंने कहा आपने अपनी जाति क्यों बताई? भाई आप ये बता देते कि मैं फैन आपका हो गया पर्याप्त था, आपने ये क्यों कहा कि मैं ब्राह्मण होकर के फैन हो गया? मैंने कहा तुम्हारे पूरे खानदान में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं, तुम्हारा भंते सुमित पढ़ा लिखा है, ये कैसे कहा कि तुम ब्राह्मण हो? क्या आप में ज्यादा है? आप हमने कहा 75 kg के, हम 1 कुंतल के हैं, आपसे वजन भी ज्यादा है। क्यों भाई? पढ़े लिखे भी ज्यादा है, हमने विदेश यात्रा भी तुमसे ज्यादा की है और पूरी दुनिया में मेरे फैन भी ज्यादा हैं, आपने क्यों कहा ब्राह्मण है? वो कुछ हमें और बताने आया था। क्या बताने आया? बोला कि आप सब लोग मिलकर के जितना ब्राह्मणों को घर आते हो, और वो इसलिए घर आते हो क्योंकि हमने आपको 4-5 हजार जातियों में बांटा। ये मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं कि हमने अपने फायदे के लिए आप सब लोगों को अलग अलग जातियों में बांटा, अर्थात बदबुओं में बांटा, नाले में डाला, ताकि ये लोग बटे रहें, जाति के गौरव से जीते रहें, ये कभी इकट्ठे न हो जाएं। आगे चल करके मिश्रा जी ने हमसे कहा कि मैंने आपको जातियों में बांटा, हम स्वीकार करते मेरी गलती है, लेकिन आप लोग भी तो संविधान के बाद पढ़ लिखकर, डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, वकील बनकर 15 लाख संगठनों में बटे हो, तो 12 घंटे हमें गाली देते हो, 12 घंटा अपने आप को भी गाली दे लिया करो। मिश्रा जी हमको ये बात बताने आई थी, बात हम ठीक नहीं। कहा कि हमें आप जाते हो, 5000 चाबियों हमने बांट दिया, तुम भी तो पढ़े लिखे हो, 15,000 संगठनों में बटे हो।
सबने अपना अपना अलग अलग नेता बना लिया है। याद रखना बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब ने इसी संविधान का अंतिम भाषण देते हुए कहा था कि बहुजन समाज या लोकतंत्र में जब भी हीरोशिप की तरफ आगे बढ़ेगा और नायक पूजा की तरफ आगे बढ़ेगा तो नायक आपको अपना भक्त मान लेगा और आपका तानाशाह बन जाएगा, अर्थात लोकतंत्र खात्मे की तरफ चला जाएगा। हम लोगों ने वही किया, अलग अलग संगठन बनाकर एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। हम लोगों ने व्यक्ति को और संगठन को ज्यादा महत्व दिया, और जबकि महत्व आपको देना चाहिए था बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अंबेडकर की विचारधारा को महत्व देना चाहिए था। आपने विचारधारा से अपने आप को हटा लिया, आप संगठन वाले हो गए, जाति वाले हो गए, किसी व्यक्ति के गुलाम हो गए। परिणाम ये निकला कि आज हम रोडों पे आगे कि नहीं आगे रोडों पे। महापुरुषों ने जो कुछ हमें दिया था हम उसे नहीं बचा पाए, और आप करोड़ों लोग मिलकर के बचाने की कोई गुंजाइश नहीं बची। इसलिए मैं आज पूरे देश भारत में सब लोगों से कह रहा हूं कि मैं संविधान से सम्मान पाया। एक भंते जी ने मुझे फोन किया, भंते जी सारनाथ के थे, कहा कि संविधान, आप तो बहुत भिक्षु हैं, आप संविधान क्यों बांट रहे हैं? तो मैंने कहा भंते जी, अगर ये राजतंत्र होता, राजतंत्र में अछूतों और शूद्रों का क्या हाल था आपको पता नहीं होगा। आप, मैंने कहा भंते जी ब्राह्मण तो हो नहीं, ना आप क्षत्रिय हो, ना आप बनिया हो सकता है कि शूद्र हो गए, अछूत हो गए। अगर संविधान नहीं होता तो जो चीवर तुम पहन के घूम रहे हो ये पहनने का अधिकार मिल जाता? बंदे जी ने कहा नहीं मिल सकता था। तो मैंने कहा ये बात मुझे मालूम है कि संविधान है, इसीलिए मेरे बदन पर चीवर है, और जिस दिन संविधान हटा ये चीवर भी हट जाएगा। इसलिए मैं संविधान की वकालत और जागरूकता फैलाता हुआ पूरे देश में घूम रहा हूं। अगर सब कुछ लुट गया तो कम से कम तुम्हारी नजरों में मैं गद्दार नहीं रहूंगा, एक बहादुर रहूंगा कि एक बौद्ध भिक्षु अकेला संविधान रथ लेकर के गांव घूमा, उसने लोगों को जगाया और कहा कि जाग जाओ, ये तो सब कुछ लुटने वाला है। लेकिन आप नहीं जागे। याद रखना, घर में 10-20 लोग मर जाए बड़ी घटना नहीं है, ट्रेन पलट जाए बड़ी घटना नहीं है, प्लेन क्रैश हो जाए बड़ी घटना नहीं है। अगर संविधान मिटा, संविधान हटा तो 130 करोड़ लोग बेमौत मारे जाएंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी घटना होगी, और इस घटना को अंजाम देने में जितना आपका योगदान है उतना किसी का योगदान, क्योंकि आप लोग मूक बदल घर में अपने बने रहते हो। इसलिए आओ, निकलो, लोकतांत्रिक बातों को समझो, विज्ञान बात, तर्क बात को समझो। मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं, जाने कितने नेता हैं, 75 साल में लगभग 1000 को नेता होंगे जो अरबपति बने होंगे कि नहीं बने होंगे? कम से कम 1000 नेता अरबपति बने, क्या वो ऐसी बस बना करके घुमा नहीं सकते थे? उन लोगों ने नालायकी की, उन लोगों ने दोगलापन किया है विचारधारा के साथ, समाज के साथ। इस 75 साल में कितने IAS, PCS, जज, डॉक्टर बने होंगे नहीं बने होंगे? उन्होंने पैसा कमाया, अपने बच्चों को अरबपति बनाया, लेकिन संविधान की रक्षा में कोई उन्होंने काम। याद रखना, विचार पुत्र पैदा करना और रक्त पुत्र पैदा करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। विचार पुत्र पैदा करना और रक्त पुत्र पैदा करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। आप जितने भी लोग यहाँ आए हो सबके पास रक्त पुत्र होगा, लेकिन भंते सुमित्रतन आपका विचार पुत्र है। आपकी संपत्ति नहीं मांग रहा है, आपके घर में नहीं रह रहा है, फिर भी आपके संस्कृति की, आपके दर्शन की, आपकी विरासत की रक्षा करने के लिए पसीना बहा रहा है। मैं आपका रक्त पुत्र नहीं हूं, लेकिन मैं विचार पुत्र हूं। और ये बात बुद्ध ने आज के 2500 वर्ष पहले कही थी कि जब तक समाज में विचार पुत्र पैदा नहीं होंगे तब तक समाज कभी शासक नहीं बन सकता। पैदा करो रक्त पुत्र, लाइन लगी है। आज कितनी बड़ी आबादी है, 85 चिल्लाते रहते हो, चिल्लाते कि नहीं आप लोग? लेकिन 85 लाख लोग यहाँ जिंदा नहीं है जो चले संसद में और जाकर के संसद को पलट नहीं क्या? 85 चिल्लाने वालों यहाँ 85 लाख जिंदा नहीं है। इसलिए आप लोगों ने रक्त पुत्र पैदा किए हैं, अगर विचार पुत्र पैदा किए होते तो ऐसी बुरी परमिशन होने वाली नहीं थी। इसलिए आज मैं निवेदन आप लोगों से करूंगा कि संविधान में आप लोग हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ लगिए। और ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है बहुत कठिन है,
मैं एक बौद्ध भिक्षु हूं। पूरा आज हमें 6 महीना हो गए, किसी भी पार्टी के किसी एक नेता ने हमसे ये नहीं कहा कि भंते जी मैं आपकी गाड़ी में डीजल डलवाना चाहता हूं। ये मैं आपको निरस्ता बता रहा हूं। 6 महीने मुझे आज हो गए, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि भंते जी मैं आपके बस में डीजल डलवाना चाहता हूं। आप किसी पार्टी के नहीं है, आप तो सबके लिए काम कर रहे हैं, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं। कोई सामने नहीं आया। अगर ये सरकारी कर्मचारी और हमारे गरीब लोग नहीं होते तो ये यात्रा मेरी चलने वाली। इसलिए उन अमीरों का क्या करें हम, जो किसी काम के आज आंदोलन के लिए नहीं है। हमसे तो अच्छे आप लोग हैं जो कुछ नहीं है फिर भी दिल में बाबा साहब और बुद्ध आपके बसते हैं। उन लोगों के दिल में क्या बसता है? नोट, पैसा और पावर। वो आज आंदोलन में किसी काम के नहीं है। उनके पास जो भी है मेरे लिए गोबर है, उनके लिए सोना हो सकता है, लेकिन आंदोलन के लिए सब गोबर है, किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं आज निवेदन करूंगा कि ये यात्रा ना रुके और हम चलते रहें, लोगों के बीच में जाते रहें और जागरूकता फैलाते रहे, लोगों को जागरूक करते रहे, संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करते रहे। लक्ष्य हमने ले लिया, 1 करोड़ संविधान घर घर पहुंचाएंगे। बड़ा में खुशी खुशी लक्ष्य ले लिया। जब गोला भाग लगाया तो हम खुद चकरा गए कि भैया 1 करोड़ संविधान कौन लेगा। 6 महीने में जब 26,000 हम बांट पाए, लोगों तक पहुंचा पाए। मैं आपके अम्बेडकर नगर में भी ये संविधान लेकर के आया हूं और निवेदन करता हूं कि 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 संविधान यहां से लेके जाइए और लेकर के अपने जरूरतमंद लोगों के बीच में बांटिए। बर्थडे घर में हो तो संविधान गिफ्ट दो, शादियां हो तो संविधान गिफ्ट दो। इस समय संविधान से बड़ा मुद्दा तुम्हारे सामने कोई, अगर सब कुछ मिल गया और संविधान चला गया तो सब किसी काम का। खाना चाहे जितना अच्छा बना लो, चाहे जितना काजू बादाम डाल दो, अगर उसमें नमक नहीं होता है तो खाना अच्छा। वैसे ही आज मेरी जिंदगी में जैसे शरीर में खून ना हो तो ये शरीर किसी काम का नहीं, और खाने में नमक ना हो तो खाना किसी काम का नहीं। वैसे ही मेरी जिंदगी में संविधान बन गया है और इसकी रक्षा के लिए आपको ही आगे आना पड़ेगा। इन धरना सेठों से कोई मुझे उम्मीद नहीं, उन डरपोक लोगों से मुझे कोई उम्मीद नहीं जिन्होंने अरबपति, खरबपति और खरबपति बनकर के अपनी संपत्ति बचाने के चक्कर में डर की वजह से घर में बैठे हैं। उनसे कोई उम्मीद नहीं। अब ये क्रांति करेगा तो बाबा साहब का अनुयायी करेगा, मान्यवर साहब का अनुयायी करेगा, बाबू जगदेव का अनुयायी करेगा, ललई सिंह यादव का अनुयायी करेगा, राम स्वरूप वर्मा का अनुयायी करेगा। अब क्रांति आपके जिम्मे आ गई है और हम सब लोगों को मिलकर के इस क्रांति को आगे तक ले जाना है। ये अभियान लगातार चलता रहे, रुके नहीं। मैं हर जिले में गया और हर जिले के लोगों से मैंने निवेदन किया। यहाँ भी मैं सभी संगठन के मुखिया लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद अगर आपने पूरे जिले के गांव की सूची बनाई और घर घर संविधान पहुंचाने का संकल्प अगर ले लिया, घर घर पहुंचाने का, तो लगभग 10-5 हजार संविधान तो आप सामाजिक धार्मिक संगठन वाले लोगों के घर पहुंचा सकते कि नहीं। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी हर जिले में। मेरे आह्वान पर कोई 1000 बांट रहा, कोई 2000 जाकर के मेरे पर, हमारे अकेले से काम नहीं चलेगा। आपको सबको लगना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में जितना अधिकार मुझे है उतना ही अधिकार तुम्हें मिला है, लेकिन तुमने संविधान की रक्षा के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं काम आपको देके जा रहा हूं कि संविधान यहां से लें और एक समिति बनाएं और पूरे अंबेडकर नगर के गांव-गांव एक संविधान पहुंचाने का काम करें। ये बहुत बड़ा काम होगा, बहुत रचनात्मक कार्य होगा। ये मेरे मान सम्मान के लिए और मेरी जिंदगी के लिए बड़ा काम होगा। आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं कि मैं चलता रहूं, यात्रा गांव-गांव ले जाता रहूं, तो आपको आगे बढ़कर के इस यात्रा को दान और सहयोग करना पड़ेगा। मैं देखिए अपने साथ भिक्षा पात्र लेके चलता हूं, इसलिए लेके चलता हूं कि अगर मैं जहां से आया हूं और जहां मैं जाऊंगा उतना भी सहयोग आप नहीं करोगे तो बताओ मैं गाड़ियों का डीजल कहां से लाऊंगा, कैसे इस यात्रा को चलाऊंगा। इसलिए मैं बड़े हृदय से निवेदन करता हूं, क्योंकि आप सभी पुराने राजा महाराजा हैं। वर्तमान में जरूर इस व्यवस्था ने आपको गरीब, छोटा, अछूत बना दिया हो, लेकिन पुराने गौरव से जुड़िए और महसूस करिए कि विरासत भले ही लुट गई हो, अब हम जुड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और देश पर फिर कब्जा करेंगे, शासक बनेंगे। बाबा साहब का अंतिम भाषण
अंतिम भाषण बाबा साहब का संविधान के बारे में बताकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बाबा साहब ने संविधान हमें सौंपते हुए कहा था, एक शिवाजी के जन्मदिन पर पूना में कार्यक्रम था, वहां बाबा साहब पहुंचे थे, हाथ में डंडा उनके आ गया था और छोंगा वो पहनने लगे थे। तब बाबा साहब ने कहा था कि मैं अब लंबे समय तक जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन बहुजन समाज के लोगों, अगर तुमने ये संविधान 100 साल भी बचा लिया तो तुम्हें देश का मालिक बनने से कोई रोक। आज तो 75 ही साल हुए हैं, इन लोगों ने संविधान को बदलने की कसम खा ली है और काम शुरू कर दिया है। इसलिए सबको जागरूक होकर इस संविधान की रक्षा करनी है और इस यात्रा का सहयोग करना है। इन्हीं से बातों के साथ मुझे सोसाइटी ऑफ इंडिया और जितने भी सहयोगी संगठन हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में तन मन धन और मेहनत कुछ भी अगर लगाया है, मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं इस यात्रा को सहयोग करें और यहां से संविधान लें और संविधान लेकर मेरे साथ फोटो कराएं और उसके साथ फोटो कराएं और सोशल मीडिया पे डालें और कहें कि जब तक हम जिंदा हैं संविधान को कोई बुरी नजर से देख नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन।